हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम आपके चल रहा है और ये इस सीरीज टॉप 200 का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट करा दिया था, जिसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना ये। और उस पार्ट में हमारे हो गए थे टोटल 100 क्वेश्चन तक चले गए थे अपन। अब 101 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाना दोस्तों। आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो पहले पूछे गए हैं रेलवे के अंदर ही, और ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो इसको जरूर देख के जाना। टॉप 200 क्वेश्चंस मैंने छाटे हैं और बार बार ये पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। पादप जड़ कोशिकाओं रूट सेल्स को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जड़ें कहाँ से प्राप्त करती है? वायु ग्रहण करती है। तो वायु देखो, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से ग्रहण करती है। ये 101वां क्वेश्चन हो गया था उस सीरीज में, उस वीडियो में। अब 102 से स्टार्ट करते हैं अपन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को रिक्तस्थान के रूप में संचित किया जाता है। अब आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण जब होती है क्रिया, तो कार्बोहाइड्रेटों को किस तरह से संचित किया जाता है पादपों के द्वारा। तो स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए 103वां क्वेश्चन। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो दोस्तों, जब भी ऐसे उत्तक का नाम पूछे जो कठोर और दृढ़ बोलना है कि कठोर बनाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 104। चलिए पढ़िए आप भी और बताने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे ये रेलवे में पूछे गए हैं, तो टेक्नीशियन के अंदर भी पूछे जाएंगे। रिक्तस्थान का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, तो जैसे ही वर्मी कंपोस्ट आप ये शब्द सुने, ये वर्ड सुने, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि जब भी वर्मी कंपोस्ट आएगा तो केचुआ इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट रिक्तस्थान के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। जितने भी पादप होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, उसके अंदर उपापचयी अपशिष्ट जो होते हैं वो किस क्रिया के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? विसरण, सक्रिय परिवहन, परासरण या संचयन। सबसे पहले तो आपको विसरण और परासरण में अंतर पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है, देखिए विसरण मतलब होता है सुनना, और आपको नहीं पता तो इसको कहीं लिख लेना। विसरण होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, और परासरण होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति। तो जलीय पादप जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने उपापचय अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसरण। क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? बताना है आपको। पौधा परजीवी है। आम गलत आंसर है जाएगा इसका। नागफनी ये भी नहीं होगा। घटपर्णी नहीं। अमरबेल, अमरबेल आपने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो अमरबेल क्या होता है? एक पादप होता है और पादप में थैली नुमा संरचना बनी होती है कुछ इस तरह से, और ये खुली होती है यहाँ से। जैसे इसके अंदर कोई कीट या कृमि या कुछ भी अंदर एंटर होता है तो यहाँ से ये ढक्कन अपने आप को ढक लेती है, बंद कर लेती है, और यह एक तरीके से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो अमरबेल आपको याद रखना है। 107वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तत्व बताना है आपको। तो देखो NPK याद रखना, NPK। अब इस ऑप्शन में पढ़िए, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो ऑप्शन में फॉस्फोरस होगा या फिर पोटेशियम होगा। NPK ध्यान रखना है आपको। NPK क्या है? आवश्यक तत्व होते हैं पौधों के लिए, पौधों के अंदर प्रोटीन संश्लेषित करने के लिए। N यानी कि नाइट्रोजन, P यानी कि फॉस्फोरस, और K यानी कि पोटेशियम। ये तीनों के तीनों आवश्यक तत्व हो जाते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 108। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? अब पादपों के अंदर
क्या बाष्पोत्सर्जन होता है, स्थानांतरण होता है, अवशोषण होता है, या प्रकाश संश्लेषण होता है? देखिए सारी क्रियाएं होती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता। तो जब भी ऊर्जा आवश्यकता पूछे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऊर्जा के रूप में एटीपी उत्पाद में आती है। एटीपी, ये एटीपी क्या है? ये एटीपी ही ऊर्जा का रूप है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 109, स्वयंपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जब भी स्वयंपोषी पोषण हो रहा है, स्वयंपोषी पोषण किसे बोलते हैं? जो कि पादपों में होता है, और पादपों में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रकाश जरूरी होता है, क्लोरोफिल जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, लेकिन पादप क्या ऑक्सीजन लेते हैं क्या? आपसे नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। बताने की कोशिश कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? संग्रहित कार्बोहाइड्रेट बताया था अभी मैंने, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है पौधों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है पादपों में। वो किस रूप में बनता है? तो वो भी सेम ग्लूकोज के रूप में। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही है, बस भाषा चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 112, रिक्तस्थान कोशिका विभाजन से संबंधित है। अब पादपों में कोशिका विभाजन भी होती है, तो कोशिका विभाजन होता है तो जैसे ही जब कोशिका विभाजन होगा तो नई सेल्स बनेगी। इन नई सेल्स को बनाने का कार्य कौन करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन करता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अब ये इवोल्यूशन से संबंधित सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, सारी एनसीईआरटी कवर है, सारे आरआरबी यानी कि रेलवे के जितने भी फॉर्म में एग्जाम होते हैं, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, सब रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इनके अंदर कवर किए हैं। वीडियो को पूरी देखना। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? बताइए। तो विलुप्तता को रोकने के लिए कौन आवश्यक है? प्रजनन। क्योंकि प्रजनन होगा तो वहां पर विलुप्तता कभी नहीं आएगी, और विलुप्तता को रोकने के लिए प्रजनन जरूरी है, संचरण नहीं जी। श्वसन, श्वसन तो लेते रहते हैं, पाचन कोई संबंध नहीं है, श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। जैविक विविधता का आधारभूत रिक्तस्थान स्रोत है। जैविक विविधता, तो जैविक विविधता क्या? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, कॉस्मिक विकास, वंशानुक्रम, या किण्वन क्रिया। अब जैविक विविधता आती है यानी कि जब जैविक जो जीव होते हैं उसके अंदर विविधता कैसे आएगी? उत्परिवर्तन से आएगी, म्यूटेशन प्रोसेस से आएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, चलिए, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किस में विद्यमान होते हैं? जनकों से संतति में आते हैं, यानी कि कोई जनक है और उन दोनों से संतति में आते हैं, तो वो किस में विद्यमान होंगे दोस्तों? आसान सा क्वेश्चन है, जीन में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 116, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से खाली स्थान थे। मेंडल द्वारा, तो मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधों पे रिसर्च करी थी आनुवांशिकी से संबंधित। तो मेंडल जो अध्ययन किए थे तो उसके अंदर सभी विपरीत युग्मों में से एक कौन था? वो थे बैंगनी और सफेद फूल। बैंगनी और सफेद फूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? क्या पूछा गया आपसे? पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो कौन सी अधिक विविधता ला सकता है आपके? लैंगिक। जब लैंगिक क्या होता है? जब दो लिंग आपस में भाग ले, तो पुनर्जनन अधिक विविधता कब लाएगा? जब लैंगिक प्रकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत, क्या पूछा गया? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था?
आंसर आपको लैंगिक जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। बताइए, पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ते हैं। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बोनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि जो मटर का पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया वो लंबेपन को बोनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया, पढ़ते हैं तो सारे ऑप्शन एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मटर सहित सभी जीवों में बोने जीवों की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। नहीं। क्या लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक कैपिटल टी था जबकि बोनेपन के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी था? नहीं, ऐसा था, लेकिन ये इसका कारण नहीं हो सकता। कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीव युग्म विकल्प हो या दो जीन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई पौधा, क्या कहा गया कथन में कि कोई पौधा लंबा तभी रहेगा जब उसके लंबेपन के लिए जीव हो या दो जीन युग्म विकल्पी हो। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागति के नियम हुए थे, यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसका प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताना। इजी है और कई कई हार्ड भी हो सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखे होंगे तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। बायो अपने आप में ही, बायोलॉजी जो होता है जीव विज्ञान, वो अपने आप में ही थोड़ी ऐसी ही है, तो समझने की कोशिश करना और वीडियो पूरी देखना। खालिस्तान बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। ऐसी क्या चीज है जो बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है? तो वो है पित्त लवण। पित्त लवण क्या करता है? बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है और एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, यदि लार में, हमारी जो लार होती है उसमें लार एमाइलेज की कमी हो जाए तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? ऑप्शन देखिए, प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटित होना, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, वसाओं का वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में विघटित होना, या विटामिन का अवशोषण। देखिए, लार में हमारे एंजाइम्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? लार एमाइलेज कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हमारा पाचन होता है, जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, वो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक आ जाता है? छोटी आंत तक। तो मुंह में हमारे जो लार होती है वो स्टार्च यानी कि ग्लूकोज को तोड़ती है, ग्लूकोज को पचाना स्टार्ट करती है। तो प्रोटीन वाला तो आंसर गलत हो जाएगा, सेम वसा वाला भी गलत हो जाएगा और विटामिन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको बात? क्वेश्चन नंबर 123, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? देखिए, आहार नाल जो है उसका कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो वो है आपकी छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर ही सारी क्रिया होगी। अगर यहाँ पे आमाशय पूछा जाए तो आमाशय भी छोटी आंत में अपना रस छोड़ता है ताकि पाचन हो सके। बड़ी आंत नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि मुंह से स्टार्ट होता है, अगर शुरू से पूछे तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है पाचन, और अंतिम रूप से पचने की बात कर रहा है तो छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 125, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? इजी क्वेश्चन है, देखते ही बता देंगे। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे मनुष्य के आमाशय में अम्ल बनता है। क्वेश्चन नंबर 126, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? बताइए। विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गलत। उष्मीय ऊर्जा, नहीं। रासायनिक ऊर्जा, रसायन बनते हैं रासायनिक ऊर्जा में, ये अंत में जारी ऊर्जा का रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों का विखंडन करता है? तो प्रोटीनों का विखंडन करने की बात चली तो
कौन सा करेगा? क्या टाइलिन करेगा? एमाइलेज नहीं, लाइपेज नहीं, पेप्सिन करेगा? हाँ जी करेगा। देखो पेप्सिन आ जाएगा तो भी प्रोटीन, याद कैसे करना है? प्रोटीन का प, पेप्सिन का प। और एक करता है ट्रिप्सिन हार्मोन। क्या करता है? ट्रिप्सिन हार्मोन भी प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन का विखंडन करता है, तो ये याद रखना। और लाइपेज क्या करता है? ये वसाओं को तोड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, मानवों में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? पित्त का स्राव होता है ये पूछा गया, कहाँ से होता है, कहाँ पर होता है ये नहीं पूछा। तो कहाँ से होता है? यकृत से होता है पित्त का स्राव, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 129, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? क्या थायराइड, यकृत, प्लीहा या अग्न्याशय? अब देखिए ऑप्शन देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे किसका आकार लिख रखा है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या आंसर आ जाएगा? तो दोनों का आंसर, यानी कि किसका आकार बड़ा है और एक में क्वेश्चन बोल रहा हूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोनों का आंसर यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 130, पाचन तंत्र में मौजूद रस, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो पाचन तंत्र में मौजूद रस में खालिस्तान शामिल होता है। अब जो HCl ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 131वां, लार में निम्नलिखित एंजाइम होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए? लिगेज, इस नाम का तो कोई ही एंजाइम नहीं होता। प्रोटीएज नहीं होता। लाइपेज, अब लाइपेज और एमाइलेज में कंफ्यूजन है लोगों को, क्या होगा? एमाइलेज। तो लाइपेज क्या होता है? लाइपेज तो वसा को पचाता है, वसाओं को तोड़ता है। एमाइलेज, लार में एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 132वां, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कहाँ किया जाता है? तो जब भी पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट को जब पच जाता है, पूरा टूट जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर 133 पढ़िए चलिए। पित्त, पित्त के कार्य को कहा जाता है। अब जो पित्त है वो वसाओं को तोड़ता है, पित्त का रस जो है, तो बोलते हैं ना वसा का पायसीकरण, वाइस पायसीकरण आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताना जरूर कमेंट में। अग्न्याशयी रस में मौजूद, अग्न्याशयी रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर जाता है। अब मैंने बताया था प्रोटीन का पहले नाम और पेप्सिन का पहले नाम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कंफ्यूजन हो गया? ट्रिप्सिन होगा। अगर प्रोटीन पूछे तो पेप्सिन इसका राइट आंसर है, लेकिन अग्न्याशयी रस बोला है, अग्न्याशयी रस, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। अगर पूछा जाता आमाशय या पेट, तब आपका ऑप्शन नंबर बी होता, लेकिन अभी ये नहीं होगा। क्या होगा? दोबारा बता रहा हूँ, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इसका आंसर है। जब भी अग्न्याशयी बोले तो ट्रिप्सिन, जब आमाशय पूछे तो पेप्सिन। दोनों ही प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब कंडीशन दे दे तो इस तरह से इसको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 135, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल, बार बार आ रहा है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। 136वां क्वेश्चन, खालिस्तान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, बताइए। जो शाकाहारी होते हैं जितने भी, जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनको लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा सेल्यूलोज के कारण होता है, सेल्यूलोज को पचाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 137, यकृत खालिस्तान कार्य करता है, तो यकृत क्या करता है? पाचन का कार्य करता है, श्वसन नहीं करता, श्वसन तो फेफड़े करते हैं, उत्सर्जन किडनी करती है, परिसंचरण कौन करता है? हृदय करता है, लेकिन पाचन यकृत ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 138, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। हम मोलिक्यूल्स खाते हैं बड़े बड़े, उनको तोड़ने का कार्य कौन करता है? पेट करता है, पाचन करता है छोटे छोटे अणु में। ठीक है,
तो भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है, उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में ये विघटित होकर खालिस्तान का निर्माण करते हैं। तो दो खालिस्तान दे दिए। अब उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्रोटीन होते हैं? तो चावल, आलू, ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट टूटकर यानी कि ये विघटित होकर क्या एमिनो एसिड बदलेंगे? क्या नहीं, वो तो प्रोटीन बदलते हैं, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटेगा, और वसा जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, जिसे वसीय अम्ल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम बताइए। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो होता है आपके एमाइलेज। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? बताया था मैंने, मुख से स्टार्ट हो जाती है। मुख जो हमारा मुंह है उधर से पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, और अंत में पूछे तो छोटी आंत इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, दुग्ध दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। आसान क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है, इसको याद करने की जरूरत है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए हमेशा रेनिन एंजाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 142, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के अंदर बार बार टाइलिन, या तो एमाइलेज होगा या टाइलिन होगा। क्वेश्चन नंबर 143, खालिस्तान वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। वसा का पायसीकरण कौन करता है? तब ये उल्टा पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन। कैसे पूछा गया था कि पित्त लवण किसका पायसीकरण करता है? वसा का। अब पूछा गया है वसा के पायसीकरण में कौन सहायक है, तो अब आपको बताना होगा पित्त लवण। पित्त लवण जो है, जो कि यकृत स्राव करता है, वो वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, यानी कि वसाओं को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सा गलत है। मेथेनोइक अम्ल बिछुआ पौधे की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। हाँ जी, एकदम सही बात है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है क्या? सिरके में हाँ जी पाया जाता है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। तो 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है क्या? क्योंकि वो एसिड प्रकार हो जाता है, अम्लीय हो जाता है पूरा मुंह, तो दांतों की सड़न स्टार्ट होगी ही होगी। तो तीनों सही है। अब ऑप्शन नंबर डी, मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके सार उत्पन्न करते हैं। नहीं, हमारा मुंह का जो लार है वो अम्लीय है, थोड़ी सी अम्लीय है, सार उत्पन्न नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी काय में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन गलत पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 145, अपच यानी कि भोजन पचे नहीं। अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो इसके अंदर जो है अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो ये कि एंटा एसिड का उपयोग किया जाता है। क्या कहा जाता है? एंटा एसिड, यानी कि एंटासिड बोलते हैं। अब ये एंटासिड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, या ये एंटासिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में तो दोनों चीज ही नहीं लिख रखी, ना तो एंटासिड लिख रखी है ना ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख रखी है। तो इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? संतुलित आहार, मांस नहीं, मांस में सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, शहद भी नहीं होगा। दूध और दालों में देखो 146 में, तो दालों में भी प्रोटीन होता है। दूध, अगर आपने दूध ले लिया तो उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, तीनों चीजें हैं, विटामिन भी है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता दूध में। ठीक है। ऑप्शन नंबर दूध बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, जठर रस जो कि गैस्ट्रिक जूस में गैस है, गैस्ट्रिक जूस है, उसमें डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? अब जो जठर रस होता है वो एसिड होता है,
अम्लीय होता है। तो जठरस एसिड है तो इसको लिटमस पेपर में डुबोएंगे तो कैसा होगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा, यानी कि नीले से लाल में चेंज हो जाएगा। अब देखिए रेड कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 पढ़िए, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरी के लिए अच्छा माना जाता है। दूध आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 149वां, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पे होता है। पायरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुविक का विघटन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 150वां, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को खालिस्तान कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो अनोक्सी श्वसन कहा जाएगा। समझ में आया। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तो ऑक्सी श्वसन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है, बताना है आपको। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन है संचलन, पोषण, श्वसन या उत्सर्जन। अब रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन बदलेगा, श्वसन बदलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, एटीपी का पूर्ण रूप। अब जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तब आपको बताया था कि जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है उस टाइम भी बताया था। अब ये बताना पड़ेगा अगर किसी को नहीं सुना उन्होंने। ऐसे होता है एडिनोसिन, तो एडेनिन वाले तो गलत हो गए। और टी से होता है ट्राई, टेट्रा नहीं होता, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। डाउट क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 153, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन द्वारा खालिस्तान बनता है। जब भी अनोक्सी श्वसन होगा, अनोक्सी श्वसन के बाद यानी कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तभी तो खिलाड़ियों के जब इंजरी होती है तो लैक्टिक एसिड कहाँ जमा हो जाता है, घुटनों में। तो ये लैक्टिक एसिड अगर घुटनों में ज़्यादा जमा हो गया तो गठिया रोग इसी के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। क्वेश्चन नंबर 154 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो जब पौधे श्वसन लेंगे तो उसके अंतिम उत्पाद क्या होंगे, O2 तो होंगे नहीं, O2 नहीं होंगे, CO2 होंगे, H2O होगा और साथ के साथ ऊर्जा निकलेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया। किण्वन की प्रक्रिया खालिस्तान में होती है। किण्वन की प्रक्रिया कहाँ होती है, यीस्ट में होती है। चले आगे। किसी का कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 156, कोशिका में 6 कार्बन वाले गुण ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। 6 कार्बन वाले गुण और ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पायरुवेट में विखंडन की क्रिया कहाँ होती है। जब भी पायरुवेट की विखंडन की बात पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोशिका द्रव्य की बात कर रहा है, कोशिका द्रव्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 157वां, निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। एथेनॉल में होते हैं, ग्लूकोज में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं या पायरुविक एसिड में होते हैं। 3 कार्बन परमाणु पूछा है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन परमाणु हमेशा पायरुविक अम्ल में होते हैं, पायरुविक एसिड में पाए जाते हैं। जब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 3 कार्बन परमाणु बोला है, 3 कार्बन वाले। तो जब 3 कार्बन बोले है तो यहाँ पे क्या आएगा, पायरुविक अम्ल आएगा। क्वेश्चन नंबर 158वां, अनोक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण करना है। और अनोक्सी श्वसन मैंने बताया कि इसमें O2 नहीं होता है, O2 भाग नहीं लेता, ऑक्सीजन भाग नहीं लेता। तो C6H12O6 जो है, ग्लूकोज जो है, वो ग्लूकोज टूटकर क्या बनाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी रहा है, ऊर्जा बनी रही है। यहाँ पे आएगा
एथेनॉल आएगा या लैक्टिक एसिड आएगा, बताना है। यहाँ पे आएगा एथेनॉल। जब भी अनोक्सिक शोषण पूछे तो ग्लूकोज जो है वो 3 चरणों में टूटता है, 3 उत्पाद बनाता है। पहला एथेनॉल बनाएगा C2H5OH, और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और एक बनेगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 159, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनोक्सिक शोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद। ऑक्सी चाहे ऑक्सीजन भाग ले चाहे ऑक्सीजन भाग नहीं ले, आपके पायरुवेट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, पायरुवेट बनेगा ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरुवेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 160, पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है आपको। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत लग रही है, एक गलत कथन पूछा है, तो यही है इसका राइट आंसर कि कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, 161 पे पहुंच गए हैं। मात्र 40 क्वेश्चन और करने हैं 200 तक पहुंचने में। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? श्वसन वर्णक पूछा है आपसे। क्या पूछा है? श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाएगा हमारे शरीर के अंदर? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनोक्सिक शोषण में क्या समानता है? ईस्ट के अंदर किण्वन होता है और मनुष्य की पेशीय कोशिकाओं में अनोक्सिक शोषण होता है, तो उसमें क्या समानता है कि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, दोनों में एथेनॉल बनता है, दोनों में लैक्टिक एसिड बनता है, या दोनों कोशिका द्रव्य होते हैं? दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं अनोक्सिक शोषण। किण्वन होगा तो भी वो कोशिका द्रव्य में आएगा, पेशीय कोशिकाओं में अनोक्सिक शोषण पूछे तो भी वो कोशिका द्रव्य में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ये भी याद रखनी है आपको बात। तो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? प्रतिकूल परिस्थिति से बचाव, गैसीय विनिमय, जल संवहन या वाष्पोत्सर्जन। यह सारी क्रियाएं होती है सिवाय जल संवहन के। जल संवहन नहीं होगा आपके बाह्य त्वचा से, ये अंदर की क्रिया है। बाकी गैसीय विनिमय होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव करेगी यानी कि ठंड, गर्मी, बरसात से बचाव करेगी, और वाष्पोत्सर्जन यानी कि पसीना आता ही आपकी वाष्प उत्सर्जन होगी। जल संवहन इसका नहीं है कार्य। क्वेश्चन नंबर 164, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक है जो भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करेगा? सफेद रक्त कोशिका है, WBC, प्लेटलेट, RBC या प्लाज्मा? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा, राइट आंसर। प्लाज्मा जो होती है रक्त के अंदर जितने भी घटक होते हैं जैसे कि भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 165, रक्त में पाया जाने वाला रिक्त स्थान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो रक्त के अंदर है ना आरबीसी पाया जाएगा। क्या पाया जाता है? आरबीसी पता होगा। WBC भी पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाई जाती है, जिसे रक्त बिंबाणु बोलते हैं, प्लेटलेट। तो रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीजन परिवहन के लिए आरबीसी जिम्मेदार होता है, लाल रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166, खालिस्तान हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलता है, एक तो होता है हिम, क्या होता है? हिम, और एक होता है ग्लोबिन। तो इसमें ग्लोबिन ही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 167, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, ये प्लाज्मा है क्या चीज? कोशिका है, पेशी है, ऊतक है या द्रव है? ये प्लाज्मा जो है वो द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव। क्वेश्चन नंबर 168 पढ़िए।
रिक्त स्थान में तंतुबंध नहीं होते हैं। वृक्क, रक्त, हृदय या यकृत। तंतुबंध यानी कि छोटे छोटे माइक्रो, इस तरह से वृक्कों में होते हैं, किडनी के अंदर वृक्क होते हैं जो, हृदय यकृत सब में होते हैं, रक्त में नहीं होते ये तंतुबंध। 168 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होगा वो पूछा जाए तो होगा आरबीसी। क्या होगा? आरबीसी। अब आप बोलोगे कि भैया ऑप्शन में आरबीसी तो है ही नहीं, तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। दोबारा बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है बताना है आपको, यानी कि हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता। केचुआ। केचुआ का जो खून होता है वो लाल कभी नहीं होगा। अब लाल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 170वें का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 171, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। अब रक्त का दाब पूछा गया है आपसे, तो रक्त का दाब ऐसे तो बोला जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, लेकिन ऑप्शन में पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब से कम पाया जाता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक पाया जाता है, या उसके बराबर पाया जाता है। दोस्तों बात समझने की कोशिश करना कि जब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तो ही हमारे शरीर के अंदर रक्त का फ्लो होगा। अगर वायुमंडलीय दाब से कम दाब पे रक्त बहेगा तो हमारी जितनी भी नलियां हैं वो फट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक रक्त का दाब होता है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना। कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 172 पढ़िए, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों को एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? गैस विनिमय होती है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है कीटों में, और वो वायु नलियों के द्वारा होता है। वायु नलियों का एक जाल होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है श्वास प्रणाल, ट्रेकिया। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 173, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मानव रक्त का निर्माण करना है तो उनमें से सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? कौन से तत्व की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन पढ़िए, निकल, कोबाल्ट, तांबा यानी कि कॉपर, या आयरन, लोहा आयरन। ठीक है, 173 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 174, खालिस्तान में दोहरा परिसंचरण नहीं होता। दोहरा परिसंचरण से संबंधित क्या समझते हैं आप? यानी कि खून जो है हृदय के अंदर, मान लो ये हृदय है, तो हृदय में 2 बार खून एंटर हुआ और 2 बार खून बाहर हुआ, उसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। ये दोहरा परिसंचरण नहीं होता। किस प्राणी में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? मेंढकों में, सर्पों में, गरुड़ों में, या मछलियों में? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे मछलियां। मछलियों में दोहरा संचरण नहीं पाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे मैं हटाना भूल गया, इसको उत्तर डी लिख रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 175 पढ़िए, मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? अनुशीतलन होती है तो क्या रक्त नीले में प्रवेश करता है, रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है, रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, या रक्त नीले से बाहर निकलता है? जब भी अनुशीतलन पूछा जाए आपसे, अनुशीतलन पूछा जाए तो क्या होगा उसका मतलब? यानी कि रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमनी और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? कणिकाएं जो होती है रक्त के थक्का है, धक्का नहीं है, रक्त के थक्के को जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायता करती है, उसका नाम बताना, उस कणिकाओं का नाम बताना है। तो वो क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स नहीं होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, उसका रक्त का स्राव को रोकने में मदद नहीं मिलेगी, तो प्लेटलेट्स इसका आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता कायम होगी हीमोग्लोबिन के अंदर होगी। ठीक है, 177 का ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर O2 पाया जाता है, O2 का परिसंचरण करता है, O2 का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता हीमोग्लोबिन में पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 178वां, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होएगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, बाष्पोत्सर्जन के दौरान, श्वसन के दौरान, या श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के दौरान। पता होना चाहिए आपको कि श्वसन करेगी, जब पौधा श्वसन करता है तो वो O2 छोड़ता है, ना कि वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, वो कब होएगा? श्वसन के दौरान। 178 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 179, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। उधर पूछा गया था कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, इसमें पूछा गया है कि एक बार हृदय से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य यानी कि मछलियां जितनी की पिसीज होती है उसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य। मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा से जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होती है? दायालिन, बायालिन, बायानिले और दायानिले। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, समझना बात को। ये आपका हार्ट है, दिल है, 4 भागों में बटा होता है, आपको ये पता होगा। अब ये है आपका बायां यानी कि लेफ्ट आलिंद, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये है आपका बायां आलिंद, और ये है आपका दायां आलिंद। ठीक है, यहाँ पे सिराएं आएगी, अशुद्ध खून लाएगी, यहाँ से ये दायां नीले में जाएगी, सिराएं ला रही है अशुद्ध खून, ये सिरा फेफड़ों पे जाएगी। कहाँ जाएगी? फेफड़ों के पास। फेफड़ों को बोलेगी कि खून को साफ कर दो। क्या बोलेगी? खून को साफ कर दो। खून साफ होगा, शुद्ध हो जाएगा। ये शुद्ध खून कौन लाएगा? ये लाएगी फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा लाएगी। ये फुफ्फुसीय सिरा बायां आलिंद के पास जाएगी। तो ये फुफ्फुसीय सिरा कहाँ से जुड़ी होती है? कहाँ से जुड़ी होती है? बाएं आलिंद से। क्या कहा मैंने? बाएं, ये फेफड़े जो है फुफ्फुसीय सिरा लाएगी, और ये फुफ्फुसीय सिरा बाएं आलिंद पे लेके आएगी, तो बायां आलिंद से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगर पूछा जाए तो अशुद्ध खून कहाँ बहता है? सिराओं से होकर बहता है अशुद्ध खून, सिरा। और शुद्ध खून आप बोलना धमनी। क्या बोलना? धमनी। बात समझ में आई? शुद्ध खून से मतलब O2 वाला खून, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। डाउट क्लियर हुआ 180वां क्वेश्चन के अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 181, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 182, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस होंगे जो भी पिछली बार पूछे गए थे। वृक्कों की निषेधक इकाइयों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है क्या? हाँ जी, नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? अब प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो मूत्रा से। क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर हो जाएगा मूत्रा से। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? वृक्क अगर कार्य करना बंद कर देगा तो उत्सर्जन नहीं होगा ढंग से, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। याद रखना है, फिक्स क्वेश्चन है एकदम। जो यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। जैसे कि खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। क्वेश्चन नंबर 186, बोमन संपुट को खाली स्थान ढके रहता है। अब बोमन संपुट होता है तो ये बोमन संपुट होता है इस तरह से कुछ, और इस तरह से नलियां आगे जाती रहती है। तो ये जो बोमन संपुट है
ठीक है। इसको कौन ढके रहता है? तो बोमन संपुट को केसिका गुच्छ, जिसे ग्लोमेरुलस की झिल्ली भी बोलते हैं, ग्लोमेरुलस की झिल्ली ढके रहती है ऐसे। और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन ही खून में से फिल्टर करते हैं सब चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 187, मानवों के केसिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाएंगे? किडनी में पाए जाएंगे, वृक्कों में। क्वेश्चन नंबर 188, 188वां, बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? वाष्प उत्सर्जन अंतःकोशिकीय अंतरालों, उपत्वचा, वातरंध्र या रंध्र, स्टोमेटा। अब ये पादपों से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। तो वाष्प का उत्सर्जन किस स्थल पर नहीं होता है, ये पूछा गया आपसे। तो अंतःकोशिकीय अंतराल जो होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस, उसके अंदर वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? मूत्राशय और किडनी को जोड़ने का काम कौन करता है, बताना है आपको। क्या मूत्रवाहिनी, वृक्काणु नलिका या मूत्रमार्ग? मूत्रवाहिनी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या करता है? मूत्राशय और वृक्कों को जोड़ने का कार्य करता है, मूत्रवाहिनी जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 190 पढ़िए। 10 क्वेश्चन और है। वृक्क मनुष्य में उत्सर्जन और परासरण नियमन का एक अंग है। वृक्कों द्वारा निम्न में से किन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है? वृक्कों के द्वारा निम्न में से किन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है? CO2 और प्रोटीन, जल और O2 यानी कि ऑक्सीजन, जल और लवण, और शर्करा और लवण। चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? जल और लवण। पानी और लवण का वृक्क जो है मनुष्य में उत्सर्जन और परासरण नियमन का एक अंग होता है। तो दो पदार्थों का नियमन करता है, जल का और लवण का। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191, खालिस्तान का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल, अब देखिए सबसे पहले समझना, हम जो है मनुष्य वो यूरिया करते हैं, यूरिया ना कि यूरिक एसिड। तो यूरिया हमारा उत्सर्जी अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट अंग होता है, ठीक है। जो पक्षी है वो पक्षियों में यूरिक एसिड होता है, और मछली होता है वो एमिनोटॉलिक होते हैं, अमोनिया छोड़ते हैं। लेकिन मनुष्य और गाय जो होते हैं वो यूरिया छोड़ते हैं, उनके मलमूत्र में यूरिया होता है। यूरिक एसिड अलग है, यूरिक एसिड पक्षी छोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या? हाँ जी है। थायराइड, हाँ जी है। अधिवृक्क, हाँ जी है। और लार ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193, स्केलेटल सिस्टम से संबंधित है, खोपड़ी से संबंधित। प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर। स्नायु उपास्थि, कंडरा या हड्डी? तो कंडरा में। कंडरा क्या होती है? जो कंडरा जो होती है उसके अंदर सफेद फाइबर पाए जाते हैं, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 194, प्रत्यास्थ इलास्टिक ऊतक जो कि टिश्यू होते हैं, हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हड्डी जो है, हड्डी से जुड़ाव जो है वो किसके कारण पाया जाता है? वो पाया जाता है स्नायु, लिगामेंट के कारण। और मांसपेशी, ये बनाया है मैंने मांसपेशी, और मांसपेशियों का हड्डी के साथ जुड़ाव वो होता है टेंडन। क्या बोलेंगे उसको? टेंडन, कंडरा बोलेंगे, ठीक है। स्नायु बोलते हैं जिसका हड्डियों के साथ हड्डियों का जुड़ाव होता है। क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ बढ़े। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो हड्डी तंत्रिकात ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक या संयोजी ऊतक? ये हो जाएगा आपके संयोजी ऊतक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी। हड्डी जो है वो संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 196, 196, और संयोजी ऊतक का ही उदाहरण एक और बताना है आपको, खून, रक्त। सही जवाब हो जाएगा। संयोजी ऊतक का दो उदाहरण बता दिया मैंने, हड्डी और एक खून, जिसे रक्त भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 पढ़िए और बताइए। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर आधात्री में अंतः स्थापित होती है जो खालिस्तान से बनी होती है। फॉस्फोरस,
आएगा ही आएगा, फॉस्फोरस तो आएगा ही आएगा। और कैल्शियम आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये जो होता है वो हड्डियों के अंदर पाया ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 197, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक कार्टिलेज मौजूद नहीं होता? वृक्कों में, नाक में, कंठ में या कान में? तो नाक, कान और कंठ यानी गला, इनमें उपास्थि ऊतक होता है, कार्टिलेज होता है। जैसे कि वृक्क जो होता है वृक्कों में नहीं होता, किडनी में कोई उपास्थि ऊतक नहीं होते, वो सिर्फ मांसपेशियों से ही बनी होती हैं, यानी कि उसमें सिर्फ मांस ही होता है, ऊतक नहीं होते हैं, टिश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित सारे क्वेश्चंस। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका है कोई, और कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं के जो विभाजन की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा द्विविखंडन। द्विखंडन, दो भागों में टूटती है इसलिए द्विखंडन। टेक्नीशियन में पूछा गया था 2018 वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 199, खालिस्तान लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन, जर्म कोशिकाएं, ऑटोसोम या एलोसोम? अब ऑप्शन नंबर ए और बी तो इसको तो उड़ा दो देखते ही, बच्चे ऑटोसोम और एलोसोम। तो एलोसोम कौन से होते हैं? जो कि XX और XY होते हैं। और ऑटोसोम कौन से होते हैं? जो दोनों में, यानी कि जनक और जननी दोनों में समान पाए जाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरदायी होते हैं लिंग निर्धारण के लिए, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एलोसोम। यही तो निर्धारण करेंगे मिलके। क्वेश्चन नंबर 200 और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? डिंब ग्रंथि, तो डिंब ग्रंथि का उदाहरण बताना है आपको।